पहला तो इम्पॉर्टेंट है, जैसे बात हुई कि फेल्योर से कभी नहीं डरना चाहिए। फेल्योर तो स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस के लिए। अगर आप फेल्योर से डर गए तो आप वहीं पे आपका एस्पिरेशन खत्म हो गई, आपका सपना खत्म हो गया, आपका जर्नी खत्म हो गई। मेरा नाम डॉक्टर सज्जन यादव है। मैं 1995 बैच का आईएएस ऑफिसर हूँ और अभी फ़िलहाल मैं भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में एडिशनल सेक्रेटरी पद पे कार्यरत हूँ। और मैंने 1993 में पहला अटेम्प्ट दिया था आईएएस का, मतलब सिविल सर्विसेज का, यूपीएससी। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स हुआ, मेंस क्लियर हुआ, लेकिन फाइनल लिस्ट में अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो फिर सेकंड अटेम्प्ट मेरा रहा 94 एग्ज़ाम, जिसमें कि मेरा 26th रैंक आया था। तो तब से लगभग 30 साल हो गए हैं, तब से मैं आईएएस में हूँ। तो मेरा बैकग्राउंड बहुत ही नॉर्मल, जैसे ज़्यादातर मेरे को लगता है जितने एस्पिरेंट्स हमारे हैं उनमें ज़्यादातर का बैकग्राउंड बहुत ही नॉर्मल साधारण परिवार का होता है। तो वैसे ही मेरा भी बैकग्राउंड है कि हरियाणा में एक छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ और शुरू में गांव के स्कूल में ही पढ़ाई की। और उसके बाद मैं अपने, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे, आर्मी में एज सोल्जर वो भर्ती हुए थे और सूबेदार मेजर रिटायर हुए थे। तो उनके साथ मैं चला गया और वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में मैंने पढ़ाई की 1 से 12 क्लास तक। लेकिन बीच-बीच में गाँव में आते रहते थे, गाँव का काम करते थे, भैंस भी चराई है, खेती भी की है, तो सारा काम जो है उसमें हाथ बटाया है। और उसके बाद मैं कॉलेज में गया था, जो कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस है, हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार। तो मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ बाय फर्स्ट डिग्री। तो उसमें मैं था। और जो ऐसा आपने पूछा कि आईएएस का कहाँ से आया, देखिए पहले तो ये है कि जैसे आर्मी में जो जवान के बच्चे होते हैं ना, उनका वो पेरेंट्स से प्रेशर होता है कि आर्मी ऑफिसर बनना है। तो मेरे को भी काफ़ी ट्राई किया मेरे पेरेंट्स ने कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं। तो पहले उन्होंने मेरे को सैनिक स्कूल भेजने की कोशिश की, तो मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर उन्होंने मेरे को एनडीए का एग्ज़ाम दिलवाया, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आई थिंक वो था कि कहीं इतने मन से वो तैयारियां नहीं की थी सैनिक स्कूल की या आर्मी में एनडीए के एग्ज़ाम की। लेकिन अंदर से कहीं लग रहा था कि ये एक आईएएस ऑफिसर एक बड़ी चीज़ होती है, उस समय लगता था। मैं तो हरियाणा से हूँ, जैसे मैंने बताया। तो हरियाणा में कोई भी अगर आदमी थोड़ा ज़्यादा अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करता है बच्चा, या कोई उसका ज्ञान देने की कोशिश करता है, तो लोग कहते हैं क्यों, तू क्या कोई डीसी लगा हुआ है? तो मेरे को लगता था कि ये डीसी क्या चीज़ है भाई, जो सब लोग कह रहे हैं भाई तू क्या डीसी लगा हुआ है, तो डीसी कोई तोप चीज़ ही होगी। तो फिर ये स्कूल के इंसिडेंट्स हैं, स्कूल टाइम के। फिर जैसे-जैसे उसके बारे में पता किया, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, डीसी क्या होता है, डीसी कैसे बनते हैं, आईएएस ऑफिसर क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, तो वैसे-वैसे इंटरेस्ट मेरा बढ़ता गया। और उस समय में फिर मैंने, जब मैं, याद है मेरे को क्लास 9th में होता था, तो मैंने सीएसआर आती थी तब, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, तो वो सब्सक्राइब की, न्यूज़पेपर वाले भैया देके जाते थे। और उसको पढ़ के बहुत अच्छा लगता था। उसमें टॉपर्स की फ़ोटो होती थी, टॉपर्स के इंटरव्यू आते थे, उनको मैं पढ़ता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था, बहुत मैं इंस्पायर होता था, मेरी नॉलेज भी बढ़ती थी उससे धीरे-धीरे। तो फिर जब मैं कॉलेज में आया तो ये फ़र्म हो गया कि मेरे को सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देना है और ये माउंट यूपीएससी स्केल करना है और आईएएस ऑफिसर बनना है। तो कॉलेज के जैसे-जैसे कॉलेज मेरा ख़त्म हुआ, इंटर्नशिप होती है हमारी लास्ट में, तो इंटर्नशिप के दौरान फिर मैंने तैयारी शुरू की और इमीडिएटली कॉलेज ख़त्म होते ही फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। तो जब मैंने तैयारी शुरू की थी, उस समय 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने होते थे हम लोग को, और इवन प्रीलिम में भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था जो अभी नहीं है। तो ऑब्वियसली मैं कॉलेज में वेटनरी साइंस मैंने पढ़ा था, कॉलेज में टॉपर था, यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल मिला था, तो बहुत कॉन्फिडेंस था। तो एक सब्जेक्ट ऑब्वियस चॉइस हो गया कि वेटनरी साइंस लेना है। फिर दूसरे सब्जेक्ट की तलाश की गई जब प्रीलिम्स क्लियर हो गया तब। उस समय में फिर उनका सिलेबस देख के, सिलेबस का ओवरलैप देख के, प्लस अपना इंटरेस्ट देख के मेरे को ज़ूलॉजी फिर ठीक लगा। तो मेरे 2 ऑप्शनल थे, एक वेटनरी साइंस और एक ज़ूलॉजी। तो उस समय 2 ऑप्शनल होते थे, बहुत बड़ा पहाड़ जैसे 2 पहाड़ का सिलेबस होता था। और उसके बाद मैं जब पढ़ाई शुरू की, सीरियस वाली पढ़ाई जब शुरू की, तो कम से कम भी 13 से 14 घंटे पढ़ाई होती थी। और मैं अपना हिसाब रखता था, बहुत सारे एस्पिरेंट्स रखते हैं, एक डायरी रखते हैं जिसमें डेली आपने किस समय से किस समय तक पढ़ाई की, उसका हिसाब रखते हैं। कहीं पे
कमी हुई, कहीं कुछ किसी दिन कम हुई तो फिर थोड़ा दुःख होता था कि आज थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ, कहाँ समय वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे हम और स्क्वीज़ इन कर सकते हैं कि और ज़्यादा पढ़ाई के लिए टाइम मिले। तो ये इंटेंसिव स्टडी कम से कम भी 5-6 महीने मैंने प्रीलिम्स के लिए की, और फिर जब मेरा प्रीलिम क्लियर हो गया तो फिर मेंस के लिए भी इसी तरह से इंटेंसिव स्टडी रही। पर मैंने कोचिंग वोचिंग कोई नहीं ली, मैं हिसार में ही पढ़ता था। हमारी बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी वहाँ पे यूनिवर्सिटी की, उसमें हम लोग पढ़ते थे, और वो लाइब्रेरी में फैसिलिटी थी कि रात को 12 बजे तक खुली रहती थी। तो नॉर्मली मैं लेट नाइट पढ़ता हूँ, कुछ बच्चे सुबह पढ़ते हैं, लेकिन मैं अभी भी मेरी वही आदत है कि जो भी मेरा काम होता है रात को ख़त्म करके सोता हूँ। तो यूपीएससी की जब तैयारी की थी तब भी मैं रात को 3 बजे तक, ढाई बजे तक पढ़ता था, फिर सोता था। तो रात वाला नॉकटर्नल आदमी हूँ मैं। पहली बात तो ये है कि जब पहला अटेम्प्ट था तो प्रीलिम क्लियर करना ही बहुत खुशी की बात लगी मेरे को, क्योंकि उस बैकग्राउंड से मैं आता था जहाँ इनिशियली कॉन्फिडेंस कम था, और जो हमारे एस्पिरेंट हैं जो रूरल एरिया से आते हैं या थोड़ा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, इवन केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़े हैं ना, उनको लगता है कि नहीं दूसरे लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो इंजीनियर्स हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनके नंबर बहुत सारे आते हैं, उनको बहुत एडवांटेज एक तरह का रहता है। तो शुरू में कॉन्फिडेंस कम था, तो प्रीलिम क्लियर होने से एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ मेरा, तो कि मैं कर सकता हूँ, ये मैंने करके दिखा दिया है तो मैं कर सकता हूँ। तो फिर मेंस की तैयारी शुरू की, बहुत अच्छे से मेंस की तैयारी की, ज़बरदस्त 4-5 महीने के लिए। मेंस करके भी थोड़ा दिमाग में, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगेन वो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाता है कि मेंस क्लियर होगा कि नहीं, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल तो होता ही है। आई थिंक कोई भी एस्पिरेंट 100% नहीं कर सकता कि उसका क्लियर होगा। तो मेंस क्लियर हुआ तो बहुत खुशी हुई, और फिर इंटरव्यू के लिए तैयारियां शुरू की। उस समय ना बहुत ख़राब लगता है जब रिज़ल्ट आता है ना, तो पहली बार रिज़ल्ट आया, हमारे टाइम में न्यूज़पेपर में रिज़ल्ट आता था, कोई वेबसाइट में नहीं आता था, और मैं तो हिसार में था तो यूपीएससी में जाके देखने का कुछ नहीं था। तो न्यूज़पेपर में रिज़ल्ट आया, और जैसे-जैसे आप देखना शुरू किया आपने, तो धीरे-धीरे आपकी वो एक बेचैनी बढ़ जाती है, डिसअपॉइंटमेंट होने लगता है कि अरे नहीं है। तो मैंने इनफैक्ट उल्टा देखना शुरू किया था कि मेरे को लगा कि पहला अटेम्प्ट है, तो क्या मैं लास्ट से ही देखता हूँ कि जल्दी मिल जाएगा। तो लास्ट से देखा मैंने, और जैसे-जैसे नाम नहीं आ रहा था वैसे-वैसे निराशा बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी कि चांसेस बहुत ही कम है, और फाइनली नाम नहीं आया। तो बहुत दुःख हुआ, आँखों में आँसू भी आए, थोड़ा पेरेंट्स ने सांत्वना दी। हॉस्टल में था उस समय, तो दोस्तों ने सांत्वना दी, घर आया तो पेरेंट्स ने दी, तो फैमिली ने थोड़ा साथ दिया। तो बहुत डिसअपॉइंटिंग टाइम होता है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट में उसमें आपको दबना नहीं है। मेरा ये लेसन यही है कि फेलियर तो हर एस्पिरेंट को होता है कोई ना कोई स्टेज पे। बहुत कम है जो 5-6% मेरे को लगता है ऐसे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाते हैं। 95% एस्पिरेंट है जिनको एक से ज़्यादा अटेम्प्ट लगता है। तो जो फेल होने से डर गया उसको तो फिर आगे कुछ नहीं कर पाएगा। फेलियर को तो स्टेपिंग स्टोन बनाना है कि आपने फेल होने के बाद एनालिसिस किया। जितना जल्दी आप उबर सकते हो, जितना आपका रेजिलियंस है, जितना आपका इलास्टिसिटी है कि जल्दी से जल्दी आप उस दौर से उबर जाओ, और उस दौर से उबर के फिर आप वापस लग जाओ अपना एनालिसिस में कि क्या कमी रही, कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। मेरा ऑप्शनल में गड़बड़ हुई कि जनरल स्टडीज़ में गड़बड़ हुई, या ऐसे अच्छा नहीं रहा, कौन सा वाला ऐसे, अब तो 2 ऐसे आते हैं, कौन सा अच्छा नहीं हुआ। तो मैंने भी एनालिसिस किया कि कहाँ कमी रही, कौन सा सब्जेक्ट और पढ़ना है। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट तो चैलेंज होता है प्रीलिम क्लियर करना, और रिज़ल्ट आने के बाद और अगले प्रीलिम में तब भी उतना ही 10 दिन का टाइम मिलता था। आई थिंक अब भी 10-15 दिन का ही गैप होता है कि फाइनल रिज़ल्ट आता है, तो उसके बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है। तो वो शौक मनाने का तो टाइम यूपीएससी देती ही नहीं है। अगर आप शौक मनाने लग गए तो अगला अटेम्प्ट भी गया। तो उसको तुरंत वापस लगना है कि हम फेल होने के लिए नहीं इसमें कूदे हैं, इस मैदान में, इस समर में, इस रण में। हमको पास होना है, हमको आगे बढ़ना है। तो तुरंत वापस लग गया, वापस पूरी तैयारी से प्रीलिम दिया, फिर मेंस दिया, और मेरा 26th रैंक आया। और जो आप बता रहे हो कि एक जो था कि कैसे पता चला, उस समय सिचुएशन अलग थी, और स्पेशली जो रिमोट में बच्चे रहते थे, मेरे जैसे गांव में रहते थे या दूर छोटे शहर में रहते थे, तो उनके लिए रिज़ल्ट जानने का एक ही तरीका होता था कि आप या तो यूपीएससी जाइए दिल्ली में 4-5 घंटे में, या फिर आप अगले दिन अखबार का इंतज़ार कीजिए। तो उस समय रिज़ल्ट रेडियो पे भी, मतलब न्यूज़ में आया कि आपका यूपीएससी ने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है सिविल सर्विसेज 1994 एग्ज़ाम का। और
मेरे पास कोई तरीका नहीं था करने का, तो मेरे पिताजी यहाँ पापा रहते थे दिल्ली में, उनको हमने भेजा यूपीएससी में देखने के लिए रिज़ल्ट। तो पहली गड़बड़ तो ये हुई कि कुछ लोगों का 70 लोगों का रिज़ल्ट विदहेल्ड था, तो उनके नाम सबसे ऊपर लिखे हुए थे रोल नंबर कि 70 लोग का रिज़ल्ट विदहेल्ड है और फिर मेरिट शुरू हो रही थी। तो उनको ये पढ़ने में गलती हुई, उन्होंने उनका रिज़ल्ट विदहेल्ड को भी जोड़ लिया साथ में कि 70 ये लोग प्लस मेरा 26वां रैंक था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि 96 रैंक है। और वो इन्फॉर्मेशन पहुँचते-पहुँचते बहुत दिन लगे, क्योंकि बहुत टाइम लगा, सॉरी, क्योंकि उस समय एक ही तरीका था, एमटीएनएल ही होता था सर्विस प्रोवाइडर, सेल फ़ोन्स नहीं थे जो आजकल मिलते हैं। तो एमटीएनएल की उस दिन स्ट्राइक थी, बीएसएनएल एमटीएनएल की, तो टेलीफ़ोन काम नहीं कर रहे थे और उस समय एसटीडी पीसी होते थे, आपके पास तो फ़ोन होता नहीं था, हॉस्टल में तो फ़ोन था नहीं। तो वो आप एसटीडी पीसीओ पे जाके बैठे रहे हम लोग दिन भर कि पापा से बात हो पाएगी, रिज़ल्ट पता चलेगा। तो वो रिज़ल्ट पता चलते-चलते रात के 11-12 बजे पता चला और पता भी ये चला कि 96 रैंक है। तो पहले मेरे को लगा कि आईपीएस में सिलेक्शन है, तो रात भर मैं सोचता रहा दोबारा एक अटेम्प्ट देना है। अगले दिन न्यूज़पेपर में तब नाम आते थे, तो न्यूज़पेपर वाला आया करीब 9 बजे सुबह में, नाम पढ़ने शुरू किए मैंने फटाफट। तो सबसे पहले तो अपना नाम पढ़ के एक तसल्ली हुई कि हाँ, सही है, पापा ने सही कहा था, सिलेक्शन तो हो गया है। फिर मेरे को स्ट्राइक हुआ, अरे नाम तो बहुत जल्दी आ गया, पापा तो 96 कह रहे थे, ये तो बहुत शुरू में ही है। तो फिर हमने काफ़ी पापा को वापस यूपीएससी भेजा अगले दिन, तब जाके अगले दिन मतलब 24 घंटे लगे ये कन्फर्म होने में कि सिलेक्शन हो गया। तो देखिए उस समय कितना टाइम लगता था। पहला तो इम्पॉर्टेंट है, जैसे बात हुई कि फेल्योर से कभी नहीं डरना चाहिए। फेल्योर तो स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस के लिए। अगर आप फेल्योर से डर गए तो आप वहीं पे आपका एस्पिरेशन ख़त्म हो गई, आपका सपना ख़त्म हो गया, आपका जर्नी ख़त्म हो गई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। ऐसे नहीं, हार्ड स्टडी तो करना है, स्टडी हार्ड एंड स्टडी स्मार्ट। आजकल इतने सारे टूल्स भी आ गए हैं बच्चों के लिए, नई-नई चीज़ें आ गई हैं, एनालिसिस आ जाता है न्यूज़पेपर में, तो आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है। दूसरा, आपको सिलेबस के बाहर नहीं जाना है। सिलेबस खुद इतना बड़ा सिलेबस है, पहाड़ जैसा सिलेबस है, अगर आप सिलेबस के बाहर कुछ-कुछ पढ़ने लग गए, स्पेशली जब इंटेंसिव स्टडी का टाइम होता है, लास्ट 5-6 महीने प्रीलिम्स से पहले और 5-6 महीने मेंस से पहले, तो आपको सिलेबस पे स्ट्रिक्ट रहना है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि समय ही क्रक्स है उसका। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड है कि सोशल मीडिया को आप अवॉइड करें तो अच्छा है, और नहीं तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड यूज़ सोशल मीडिया का होना चाहिए। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नहीं रखने इस दौरान में, फ्रेंड्स बहुत कम रहने चाहिए, लेकिन सपोर्टिंग फ्रेंड्स होने चाहिए, और फ्रेंड्स ज़रूरी भी है, फ्रेंड्स होने चाहिए। पीयर ग्रुप बहुत इम्पॉर्टेंट आपका, जब आप लो फील करते हैं या आपका कॉन्फिडेंस कम होता है उस समय में। तो ये एक और लेसन है आपको कि स्ट्रेटजी से पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट ठीक से करें, और जो आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट एवेन्यूज़ आ गए हैं आपको कि मॉक टेस्ट बहुत सारे दें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, मॉडल आंसर्स को देखें, और उसके बाद इंटरव्यू की स्ट्रेटजी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको इंटरव्यू में बहुत ही सहज रहना है, बहुत ही ऑनेस्ट रहना है। जैसे हम दोस्तों से बात करते हैं, या आप अगर जॉब में हैं तो अपने सुपीरियर से बात करते हैं, या कॉलेज में अपने प्रोफेसर से बात करते हैं, सोचिए वैसे ही नॉर्मल बात कर रहे हैं।